अम्मा बाबूजी हमारा खेत बिक गया, ऐसा काकी ने बताया। कैसे? और अम्मा, तुम तो कभी भी बाहर काम करने नहीं जाती, फिर अब क्यों? आरोही अजय के साथ उस कमरे में संतोष राधा के सामने बैठ सवाल कर रही थी। कुछ नहीं बिटिया, बस ऐसे ही। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अम्मा। हमारा खेत बिका कैसे? और काजल अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है? काम करने क्यों लगी है? तब तक काजल भी बीवी को लेकर वहां आ गई थी। छोड़ो ना, ये सब क्या लेकर बैठ गई है? चल जल्दी, अजय बेटा पहली बार घर आए हैं, खाने की तैयारी करते हैं। राधा वहां से उठती हुई बोली। नहीं अम्मा, पहले आप वजह बताइए, तभी हम खाना खाएंगे। अजय ने भी आरोही का साथ देते हुए कहा। गजेंद्र जी ने हमारे खेत के कागजात अपने पास रख लिए और मेरे कॉलेज का एग्जाम फॉर्म भी भरने नहीं दिया, वहां खड़ी काजल ने बताया। गजेंद्र मतलब छोटे नाना जी? अजय ने कुछ सोचते हुए कहा। पर क्यों? वह वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब चलो, वजह पता चल गया ना, बस अब चलो, इस बात को यहीं ख़त्म करो। संतोष जी भी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले। नहीं बाबूजी, बात अभी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने ऐसा क्यों किया है, मुझे जानना है। काजल तू बता, जो भी बात है बेहिचक कह सकती है। दीदी, वो जब आप जीजा जी के साथ उस घर से भागकर शादी की, तो उन्हें लगता है कि आपने। काजल कहते कहते चुप हो गई। मैंने क्या? और भागकर शादी, ये किसने कहा? बोल काजल। कुछ नहीं दीदी। बताओ काजल, आरोही ने कहा। अजय काजल के पास आकर पूछा। वह कुछ गंदा सा वर्ड कहे थे, मैं नहीं बता पाऊंगी। अजय की आंखें बंद हो गईं और गुस्से से मुट्ठी कस गई। उन्होंने क्या कहा था बताओ? उसने गुस्से से कहा कि दीदी ने आपको अपना जिस्म दिखाकर फंसाया है, और भी गंदा गंदा सा कुछ कहा था, वह भी पूरे गांव के सामने। काजल ने यह कह अपनी आंख बंद कर ली। संतोष जी और राधा जी ने भी अपना सर झुका लिया। और मेरी वजह से उन्होंने खेत के कागजात? नहीं बिटिया, तुम्हारी वजह से नहीं। उन्होंने तनु और ईसु की शादी में जो 4 लाख दिए थे, उसके बदले हमारे खेत के कागजात रख लिए। पर वह तो मेरे चुप रहने की कीमत थी ना अम्मा। फिर क्यों? राधा जी चुप हो गईं। आरोही काजल की तरफ देखी। आपके उस घर से जाने के कुछ दिनों बाद ही वे आए थे और अपने पैसे वापस मांगने लगे। उन्होंने कहा कि जब अब इस घर की बेटी ही उस घर से भाग गई है, तो वे अपना पैसा क्यों छोड़ें। और उन्होंने हमें एक दिन का समय दिया पैसों की व्यवस्था के लिए। अब एक दिन में हम कहाँ से इतना पैसा लाते? तो दूसरे दिन आकर उन्होंने हमारे खेत के कागजात ले लिए। और तेरी पढ़ाई? आप उस घर से चली गई हैं दीदी, और ये आप भी जानती हैं कि अगर आप इतने दिनों तक वहाँ नहीं रहती, तो वे लोग तनु दी और ईसु दी की भी शादी नहीं होने देते। फिर मेरी पढ़ाई कौन सी बड़ी चीज़ है? मेरे एग्जाम फार्म को बीच में ही रोक दिया गया। उन्होंने पूरे गांव में सबको मना किया है बाबूजी को कहीं भी काम देने के लिए। वह तो सिर्फ मंदिर के पीछे का एरिया दूसरे गांव में आता है, इसलिए वहाँ अम्मा और बाबूजी को काम मिल गया। काजल थोड़ी उदास होकर सारी बातें बताई। अजय को आज आरोही की मजबूरी समझ में आ रही थी। उसके नाना जी ने उस घर से जाने के मात्र 6 महीने में उनके मम्मी पापा की स्थिति को इतना गिरा दिया। काजल की पढ़ाई रोक दी। आरोही वहां रखे चारपाई पर धम सी बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरोही, अजय उसके पास आया और उस पर अपनी बाजुएं लपेटते हुए अपने गले से लगा लिया। ये क्या हो गया अजय जी? मैं कैसे भूल गई इतनी बड़ी बात? आरोही चारपाई पर बैठ अजय के पेट पर अपना सर रखकर रोती हुई बोली। ए जान, रोना नहीं, मैं हूं ना। अजय उसका चेहरा अपनी तरफ उठा, उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछते हुए बोला। काजल, पानी। अजय ने काजल की तरफ देखकर कहा। काजल से पानी ले अजय आरोही के पास बैठ उसे पानी पिलाते हुए बोला। भरोसा है ना मुझ पर? हाँ। आरोही हाँ में सर हिलाई। तो बस, अब आप रोएंगी नहीं। अजय ने एक बार फिर उसके गाल पर आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। कल तक सब ठीक हो जाएगा, अब बस आप रोना नहीं। देखिए, बेटू भी परेशान हो गई, उसने काजल की गोद में बीवी को देखकर कहा, जिसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। अजय ने बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे अपनी गोद में ले लिया। अम्मा, क्या क्या सामान लाना है, आप मुझे बताइए, मैं काजल के साथ जाकर ले आता हूँ। इसी बहाने मैं और बीवी गांव भी घूम लेंगे। आप तब तक आरोही के साथ बातें कीजिए, और मैं तो कहता हूँ
तनु और ईसु को भी फ़ोन कर यहाँ बुला लीजिए। इसी बहाने मैं भी उन लोगों से मिल लूँगा और वे लोग आरोही से। हाँ अम्मा, अजय जी सही कह रहे हैं, फ़ोन लगाइए ना उन दोनों को और यहाँ आने को कहिए। आरोही भी अजय का साथ देते हुए बोली, मैं लगाती हूँ और दोनों जीजू को भी आने के लिए कहती हूँ। सब साथ में रहेंगे, मज़ा आएगा। काजल उन लोगों को फ़ोन लगाते हुए बोली। कुछ देर में अजय बीबी को लेकर काजल के साथ बाजार चला गया। उसने बाहर निकलते ही अपने पापा को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताकर कहा, पापा आप उस घर के जमाई हैं, वो लोग आपकी बात काटेंगे नहीं। तुम फिक्र मत करो, शाम तक गजेंद्र चाचा जी खुद वहाँ आएंगे और मेरी बहू से माफ़ी भी मांगेंगे। अविनाश ने अजय से कहा और फ़ोन रख दिया। बाजार से सामान लेकर आने के बाद वे लोग खाने की तैयारी करने लगे। तनु दी और ईसु दी भी आते ही होंगे। पता है टेडी बियर मासा और बियर भी आएंगे। काजल बीबी से बात करती हुई बोली। ये लड़की सबका नाम रख देती है ना अम्मा? आरोही अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली। पर तुम मेरी डॉल को टेडी बियर क्यों कहती हो? आपको नहीं पता जीजा जी, आपकी डॉल पहले बिल्कुल टेडी बियर टाइप की थी, गोल मटोल और क्यूट, इसलिए मैंने उसका नाम टेडी बियर रख दिया। मेरी डॉल तो अभी भी क्यूट सी है ना बच्चा? अजय ने अपनी गोद में बैठी बीबी के गाल को चूमते हुए कहा। उसी समय दीदी की आवाज़ के साथ दो लड़कियां घर के अंदर आईं और आरोही जो सैलेड काट रही थी उसके गले पर अपनी बाहें फंसाकर झूल गई। कैसी है मेरी बहनें? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप छोड़कर गए थे। कहाँ तुम दोनों तो कितनी मोटी हो गई हो। आरोही उन दोनों की तरफ पलट दोनों को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, ओह दी, सब आपकी तरह थोड़ी ना होते हैं ब्यूटीफुल एंड हॉट, जो शादी के इतने साल बाद भी बिल्कुल 19 साल की लगती हैं। ईसु आरोही के गाल को चूमते हुए बोली। ये देख अजय की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वह आरोही को मुस्कुराते हुए एकटक देखने लगा। और तू बिल्कुल नहीं बदली ना? आरोही ईसु को थप्पड़ दिखाई। जो बदल जाए वह इसी का नहीं। वह आरोही के दूसरे गाल को चूम ली। इस बार अजय अपनी आंखें छोटी कर आरोही को घूर कर देखा। आओ बच्चों, तुम लोग यहाँ आकर बैठ जाओ। ये दोनों तो अब तुम दोनों को भूल गई। संतोष जी उनके पीछे खड़े दोनों के पतियों को अपने पास बुलाए। आरोही ने दोनों की तरफ देख नमस्ते किया, पर वह दोनों को ही पर्सनली नहीं जानती थी। राधा जी ने आरोही और अजय से ईसु के पति रजत और तनु के पति विवेक से दोनों को मिलवाया। दोनों ही सिंपल मध्यम वर्गीय परिवार से शालीन और मिलनसार व्यक्ति थे, जो जल्दी ही अजय से मिल गए। हालांकि अजय के रुतबे को लेकर दोनों में थोड़ी हिचकिचाहट थी, पर अजय ने अपने सौम्य व्यवहार से उन्हें जल्दी ही अपना बना लिया। कब हंसी मजाक के साथ शाम हुआ पता भी नहीं चला। तभी दरवाजे पर कार रुकने की आवाज़ आई और अजय के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शाम का वक्त गांव में ऐसा होता है जब सभी अपने अपने घर के चबूतरे पर बैठे होते हैं। कार से गजेंद्र जी को उतरता देख संतोष जी के पड़ोसी दौड़कर घर पर आए। संतोष भाई, वह बाहर। क्या हुआ विमल? संतोष जी ने अपने पड़ोसी विमल को इस तरह परेशान देख उनके पास आकर पूछा। वह बाहर, वो बिटिया के आरोही बिटिया के दादा ससुर आए हैं। उन्होंने जैसे तैसे अपनी बात कही। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आइए, अजय ने आरोही के सामने अपनी हथेली करते हुए कहा। अजय जी, वो मुझे डर लग रहा है। आरोही उसकी हथेली पकड़ अपनी जगह से खड़े होकर डरते हुए बोली। मेरे रहते हुए भी डर लग रहा है? मैं उसकी आंखों में देखा। आरोही मुस्कुराई और नामे सिर हिला दिया। फिर आइए। संतोष जी के पीछे ही अजय आरोही को लिए घर के बाहर निकल गया और बाकी सभी भी। एक नज़र अजय और आरोही को देख गजेंद्र जी ने खेत के पेपर संतोष जी के हाथ में दिए। आज से हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं, ये कहकर वहां से जाने लगे। आप कुछ भूल नहीं रहे नाना जी? अजय की आवाज़ आई। चाहते क्या हैं आप? गजेंद्र जी उसकी तरफ देखकर पूछे। माफ़ी। और आपको क्यों लगता है कि मैं इस लड़की से? नाना जी, आप मेरी पत्नी के बारे में कह रहे हैं, इसलिए कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोचिएगा। मेरे ख्याल से पापा ने आपको। ठीक है, हम सभी के सामने इस बात को मानते हैं कि आपकी शादी में हम शामिल थे और आरोही आपके साथ भागकर नहीं गई थी। आपने हमारे सामने 7 फेरे लिए थे और शादी करके उसे अपने साथ ले गए थे। नाना जी माफ़ी। अजय के कहने पर गजेंद्र ने उसे घूर कर देखा।
अजय जी रहने दीजिए ना प्लीज। आरोही एक हाथ से उसकी हथेली और दूसरे हाथ से उसकी कलाई को पकड़कर बोली, आपने मेरी पत्नी के खिलाफ जितने भी गलत शब्द बोले हैं उसके बदले सबके सामने आप माफी मांगेंगे। अजय ने गजेंद्र जी की तरफ से नजरें नहीं हटाई थी। गजेंद्र जी ने चारों तरफ देखा जहां लोग उन्हें देख रहे थे। फिर आंखें बंद कर आरोही के पास आए। हमें माफ कर दीजिए आरोही, हम गलत थे। आज से हमारे या हमारे परिवार की तरफ से आपके परिवार को मतलब अजय के ससुराल वालों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, हम वचन देते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा और वहां से अपनी कार में बैठकर चले गए। सभी आंखें फाड़े आरोही की तरफ देख रहे थे और आरोही अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांध अजय को घूर कर देख रही थी। ऐसे मत देखो जान, पूरा आप ही का हूँ। सभी की नजरें उन्हीं दोनों पर देख अजय ने धीरे से कहा, आपने क्या किया था जो दादाजी मान गए? आरोही उसे घूरते हुए पूछी। मैंने नहीं, पापा ने किया है। पापा से पूछ लो। अजय जी, पापा ने मम्मा को मायके छोड़ने की धमकी दी। क्या? जैसे ही अजय ने बताया आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अरे यार, पापा ने बस धमकी दी थी, सचमुच नहीं छोड़ने वाले थे। और ये मम्मी का ही आइडिया था, क्योंकि मम्मी अपने मायके वालों को बहुत अच्छे से जानती हैं। वे लोग अपनी बेटी के घर को टूटने नहीं देंगे। आप चलिए अंदर और मुझे गर्मा गर्म चाय पिलाइए। अजय ने उसे लेकर अंदर जाते हुए कहा। उन्हें देख संतोष और राधा के चेहरे पर सुकून उतर आया। घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था और सभी हंसते हंसाते पुरानी बातें याद कर रहे थे। और दूसरे दिन गांव और यहाँ आसपास की जगहों को घूमने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि अजय के लिए गांव बिल्कुल नई जगह थी। पर वह खेत देखना चाहता था। तो तय रहा, कल हम लोग सुबह सारे मंदिरों को घूमेंगे और उसके बाद पास में हो रही मड़ई गांव में होने वाले छोटा मेला जाएंगे। उसके बाद खेत घूमेंगे। काजल सब फाइनल होने के बाद बोली, डन। हाँ डन, सब एक साथ बोले। अभी सो भी जाओ बच्चों, पूरा गांव सो गया है। रात के 10 बज गए थे। हालांकि शहर के लिए ज़्यादा समय नहीं था, पर गांव में जहाँ रात को 8 बजे ही सब सो जाया करते थे, उनके लिए बहुत समय था। टेडी बियर, आज तू मेरे साथ सोना, आजा। काजल बीबी को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अजय जी, आपके लिए कुछ और ला दूं? आरोही अजय के पास पानी का जग रखते हुए पूछी। सभी आदमी एक कमरे में और सारी औरतें एक कमरे में सोने वाली थी। हाँ, क्या? मेरा सुकून, वह तो आपको सबके सोने के बाद छत पर मिलेगी। यह कहकर आरोही मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अजय के होंठों पर भी बड़ी मुस्कान ठहर गई। रात के 1 बज गए थे। पूरे गांव में चारों तरफ घनी खामोशी थी। गांव में छोटे छोटे घर होने की वजह से सारा गांव छत से ही नजर आ रहा था। अजय अपने हाथों की घड़ी बांधे तालाब के पानी को गहरी नजरों से देख रहा था। उसका दिल भी बिल्कुल ऐसा ही था, जिसमें सिर्फ आरोही के होने पर हलचल होती थी। मुझे देर हो गई है ना? आरोही ने पीछे से अजय को गले लगाकर अपने हाथों को उसके सीने पर रखते हुए कहा। उसके स्पर्श से ही अजय की आंखें बंद हो गईं और होठों पर मुस्कान आ गई। उसने आरोही की हथेली को पकड़ उसे अपने सामने किया और अपने गले से लगा लिया, और आरोही उसके गले से लगे उसकी धड़कनों को सुन रही थी। अजय अपनी आंख बंद किए उसे महसूस कर रहा था। कुछ समय खामोशी से उन दोनों के दरमियान बीत गया। क्या हुआ अजय जी? आरोही उसकी धड़कनों में एक बेचैनी महसूस कर रही थी। उसने अपना सिर उठा अजय के चेहरे को देख उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा। कुछ नहीं। अजय ने नामे सिर हिला, वापस उसके सर को अपने सीने से लगा लिया और उस पर अपनी बाजुएं कस दी। बताएंगे नहीं? आरोही उसके सीने से लगी हुई पूछी। आपको मेरा प्यार फाउंडेशन लगता होगा ना? अजय ने आंख बंद किए हुए ही कहा। आरोही झट से उसके सीने से अपना चेहरा हटा उसके चेहरे को देखने लगी, जो इस वक्त थोड़ी बेचैन थी। किसने कहा आपको? आरोही ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर पूछा। बस मुझे लगा, अजय नजरें चुराकर बोला। आपका प्यार वह है जिसकी वजह से मैं सांस ले पाती हूँ। आपका प्यार वह है जिसकी वजह से मेरे होठों पर हंसी आती है। आपको क्यों लगा कि आपका प्यार मेरे लिए बंधन है? क्या सांसें किसी रूह के लिए बंधन होती हैं, या धड़कनें दिल के लिए बंधन होती हैं? अगर मेरी किसी बात से आपको हर्ट हुआ है तो प्लीज़ अजय जी मुझे माफ़ कर दीजिए।
पर इस तरह से मत कहिए कि आपका प्यार मेरे लिए बंधन है। नहीं जान, बस यूं ही। अब देखिए ना, अभी आप अम्मा के पास रहना चाहती, पर मेरी वजह से आपको मेरे पास आना पड़ा। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं भी आपके बिना नहीं रह पाती, तो मैं आपके पास आना चाहती थी। अगर आपको आपके सुकून की ज़रूरत है, तो मुझे भी तो अपना करार चाहिए। और आप जानते हैं, वह तो सिर्फ आपकी बाहों में आता है। आरोही एक बार फिर अजय के सीने से लग गई। आइए। आरोही छत के कोने पर एक दीवार से टिककर बैठ गई और अजय को अपने पास बैठने का इशारा किया। अजय उसकी गोद में सर रखकर लेट गया और आरोही की आंखों में देखने लगा। थैंक यू। आरोही अजय के बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली। क्यों? आपने बाबूजी के लिए खेत के कागजात मंगवा दिए। मैंने जो भी किया है, अपने अम्मा बाबूजी के लिए किया है। इसलिए आप किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू नहीं कहेंगी। और एक सबसे बड़ी बात, जिस वजह से मेरी जान की आंखों में आंसू आए, मैं उस हर वजह को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। आरोही मुस्कुराई। अच्छा सुनिए ना, जब यीशु ने मेरे गाल पर किस किया, तो आपने मुझे घूर कर क्यों देखा? अजय आरोही की गोद से उठकर बैठा, क्योंकि उसने मेरे गुलाब जामुन को टेस्ट किया। उसने उसके गाल चूमकर कहा। गुलाब जामुन को टेस्ट किया तो किया, मेरे रसगुल्ला को भी टेस्ट कर लिया। उसने दूसरे गाल को चूमकर कहा। वह तो अच्छा हुआ मेरी रसमलाई पर उसकी नज़र नहीं पड़ी, वरना आज साली साहिबा और जीजा के बीच जंग हो जाती। अजय ने उसके होंठों को अपने अंगूठे से छूकर कहा। आपकी रसमलाई को आपके अलावा कोई टेस्ट भी नहीं कर सकता। आरोही उसकी आंखों में देखकर बोली। तो क्या मैं टेस्ट करूं? अजय ने उसकी तरफ झुककर कहा। सो जाइए, आजकल बहुत शैतान हो गए हैं आप। आरोही ने उसे अपनी गोद की तरफ इशारा किया, तो अजय वापस उसकी गोद में सर रखकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में उसे अपने होठों पर एक मिठास महसूस हुई। उसने बंद आंखों से आरोही के बालों को खोला, जो जूड़े में बंधे थे, और दोनों का चेहरा उसकी लंबी जुल्फों में ढक गया। क्या बात है, सुबह सुबह मुस्कुरा रही हो? संतोष जी राधा जी के पास आकर पूछे। बच्चों को खुश देख दिल को राहत मिलती है। मेरे सारे बच्चे तो खुश थे, बस आरोही के जीवन में बहुत कष्ट था। आज उसे खुश देखकर मुझे भी चैन आ गया। राधा जी ने लंबी सांस लेकर कहा। हाँ, ये तो है। और बड़े दामाद जी कहाँ है? बिस्तर पर नहीं थे, तो मुझे लगा जाग गए होंगे, पर अभी तो कोई भी बच्चे नहीं जागे हैं। वह कहाँ गए? संतोष जी घर में इधर उधर नजरें फेरते हुए पूछे। होंगे कहीं। राधा जी ने उनकी बात टाली। मैं छत पर देख कर आता हूँ। संतोष जी सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोले। क्या आप भी? रहने दीजिए, बच्चे जब जागेंगे तो नीचे आ जाएंगे। बच्चे? मतलब आरोही भी? संतोष जी ने मुस्कुराते हुए राधा जी से पूछा। हाँ, सच कहती हो तुम, जब बच्चे खुश हों तो दिल को राहत मिलती है। और आरोही को खुश देखकर मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। मुझे हमेशा आत्मग्लानि होती कि मैंने अपने बच्चे को एक गलत जगह ब्याह दिया, पर अजय बेटे के साथ ने मुझे अपनी उस आत्मग्लानि से मुक्त कर दिया। संतोष जी के साथ राधा जी के चेहरे पर भी संतोष के भाव थे। आरोही की आंख खुली तो वह अजय के बाजू पर सर रखकर उसके पेट के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेटकर सोई थी। आरोही ने उसके सीने पर अपनी हथेली रख कुछ देर उसकी धड़कनों को सुना, जो अभी शांत एक लय में धड़क रहा था। आरोही ने उसके करीब जा उसके गाल पर अपने लब रख उसे गहराई से चूम लिया। आरोही के लब महसूस होते ही अजय की धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगीं। आरोही अपने निचले होंठ को अपने दांतों से काटते हुए मुस्कुराई और अजय के चेहरे को देखने लगी। अजय ने उस पर अपनी बाजुएं लपेटते हुए धीरे से अपनी आंख खोली और आरोही का चेहरा देखने लगा। उसी पल एक बार फिर अजय की धड़कनों ने अपनी कोई बीट मिस कर दी। ये कब कब होता है? वह उसके सीने पर सर रखती हुई पूछी। क्या? यही, आपकी धड़कनें मुझे देखकर कब कब रुक जाती हैं। आरोही उसके सीने पर अपनी ठुड्डी टिकाकर अजय के चेहरे को देखते हुए पूछी। जब जब आपको देखता हूँ, जैसे जैसे रात के बाद हर सुबह, ऑफिस से आने के बाद, या लगातार कुछ समय अगर आपको नहीं देखता, उसके बाद आप नज़रों के सामने आती हैं, तो मेरी धड़कन इसी तरह धड़कना भूल जाती है। अजय जी। हाँ। आई लव यू। मैं भी जान, बहुत सारा। नीचे चलें? हाँ, आप जाइए, मैं थोड़ी देर से आता हूँ।
अजय के कहने पर आरोही वहां से चली गई। सभी घूमने जाने के लिए रेडी हो गए थे। दीदी जल्दी चलो, आंगन से काजल ने आवाज लगाई। तुम लोगों का क्या है? सभी लोग तैयार होकर बैठ गए नाश्ता करने। बेचारी मेरी बच्ची मेरे साथ रसोई में मदद कर रही थी और अब तुम सभी उसे आवाज लगा रहे हो। अब तुम सब चुपचाप बैठो, जब वह तैयार होगी तभी बाहर आएगी। राधा ने काजल के साथ ही ईशु और तनु को भी डांटते हुए कहा। क्या माँ, दीदी को तैयार होने की जरूरत ही नहीं है, वह तो है ही सबसे खूबसूरत। अभी देखना, वह सिर्फ सूट पहनकर निकलेंगी और हम उनके सामने फिस। यीशु ने अपना अंगूठा डाउन करते हुए कहा तो सभी हंस दिए। आ गई, आरोही हड़बड़ाते हुए आई। सबकी नजरें कुछ पल के लिए उस पर रुक गई और अजय अपनी जगह पर जमसा गया। वह सब कुछ भूलकर आरोही को देख रहा था। पीले रंग के पटियाला सूट पर बांधनी दुपट्टा, उसके लंबे बाल क्लचर से फंसे हुए, कानों पर झुमके, आंखों पर हमेशा की तरह मोटा काजल लगा, होठों पर दुपट्टे से मैचिंग लिपस्टिक। आप कहें तो आपकी रसमलाई को चख लूं? ईसु अजय के कान में फुसफुसाई। जब वह आरोही पर ही खोया हुआ था। यह सुन अजय की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह ईसु को देखने लगा। वो क्या है ना जीजू, मुझे ना रसगुल्ला और गुलाब जामुन उतने पसंद नहीं है जितनी रसमलाई। ईसु आंख मारकर अजय को बोली और अपने होंठ दबाकर मुस्कुराते उसे देखने लगी। अजय अपने निचले होंठ को अपने दांत से काट अपना सर नीचे कर अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। वैसे आपकी आइटम एकदम एटम बम लग रही हैं। कंट्रोल कैसे करते हो आप उसे देखकर? मैं रहती तो अभी तक। यीशु ने एक फ्लाइंग किस आरोही की तरफ फेंकते हुए अजय से कहा। क्या करें साली साहिबा, कंट्रोल करना पड़ता है। वैसे सोच रहा हूँ अभी एक किस तुम्हें दे देता हूँ, तुम जाकर इसे अपनी दीदी को दे देना। अजय ने यीशु के कंधे पर हाथ रखकर कहा। जीजू, मैं दी के बारे में कह रही हूँ और आप। अब तुम्हारी दी तो मुझे सबके सामने किस करने से रही, पर क्या है ना, तुम थोड़ी एडवांस हो, तो चलो हम दोनों ही किस कर लेते हैं। अजय जानबूझकर यीशु को छेड़ रहा था। जीजू देखो, मैं दी को बता दूंगी। बताने की क्या जरूरत है, यहाँ तो सभी हैं। मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ, तुम उसे जाकर आरोही को दे देना। अजय उसकी तरफ थोड़ा सा झुककर बोला। जीजू। यीशु वहां से भागती हुई बाहर चली गई और अजय हंस पड़ा। पागल लड़की, बड़ी हंसी आ रही है। ऐसा क्या कह दिया जो वो यहाँ से इस तरह से भागी है? आरोही के पूछने पर अजय ने उसे सारी बात बताई तो आरोही भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर सभी घूमने निकल गए। हंसते मुस्कुराते मस्ती करते उन्होंने आसपास के सारे मंदिरों के दर्शन कर फिर मेला घूमने लगे। उन्होंने बाहर ही घूमते हुए कुछ कुछ खाया। मेले में घूमते हुए किसी को समय का पता ही नहीं चला। तीनों बच्चे कभी झूले पर होते तो कभी खिलौनों की दुकान पर। बीवी तो पहली बार इस तरह का माहौल देख रही थी। वह इतनी खुश थी कि हर चीज के बारे में अजय को बताती और जो उसे समझ नहीं आता उससे पूछती। उस पर वह ठहरी अजय की लाडली। एक बार जिस पर नजर पड़ जाए वह उसकी। धीरे धीरे करके सभी के हाथ सामानों से लद गए। मैं थक गई हूँ, अब घर चलते हैं, आखिरकार काजल बोल पड़ी। मैं भी। तनु भी उसका साथ देते हुए बोली। अरे, पर हमें तो खेत देखने भी जाना है, आरोही उनकी बात को काटते हुए बोली। दी, आप जीजू के साथ खेत चले जाओ, हम सब घर जाते हैं। फिर मौसम भी थोड़ा खराब हो रहा है, अगर बाहर रहे और बारिश हो गई तो बेवजह बच्चे भी भीग जाएंगे। ईसु अपनी राय रखी। हाँ, यह भी ठीक है। मैं आरोही और बीबी के साथ खेत घूम आता हूँ, क्योंकि हमें कल सुबह निकलना भी है। फिर पता नहीं कब आना हो। अजय ने कहा। पापा, मैं भी घर जाऊंगी मासी के साथ। बीवी भी थक गई थी, वह अलसाई सी बोली। ठीक है, तुम सब चले जाओ, मैं अजय जी के साथ खेत घूम कर आती हूँ। अच्छा दी, जल्दी आ जाना। सभी लोग वहां से जाते हुए बोले। वहीं आरोही अजय की हथेली थाम दूसरी तरफ चली गई। गांव से कुछ दूर आने पर ही खेत जाने के रास्ते शुरू हो गए। गांव के सभी लोगों का खेत इस ओर था, जहां अभी कुछ लोगों के खेत में धान लगे थे तो कुछ में गेहूं। गांव में पानी की कमी नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग दोनों फसल अपने खेतों पर करते थे। आरोही सभी खेतों से जुड़े लोगों के बारे में बताती हुई आगे बढ़ रही थी। आखिर गांव की यही तो खासियत होती है कि वहाँ के सभी लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। शाम के 4 बजे थे। आसमान पर बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी थी। इस खुशनुमा मौसम में
अजय आरोही एक दूसरे की हथेली थामे हुए खेतों में घूम रहे थे। आपको याद है आरोही, एक बार मैंने सपने में ऐसा ही देखा था कि मैं आपका हाथ थामकर ऐसे ही कहीं घूम रहा हूँ। अजय ने आरोही की हथेली को अपने होठों से लगाते हुए कहा। और आज आपका सपना पूरा हो गया। आरोही उसके चेहरे को देखकर बोली। हवा में उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। अजय ने उसकी तरफ पलटकर उसके चेहरे से सारे बालों को हटाकर उसके कान के पीछे लगाया। वह उसकी आंखों में ही देख रहा था। आप बेहद खूबसूरत लग रही हो, उसने उसकी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा। तभी जोर से बादल गरजा और आरोही चमककर अजय के सीने से लग गई। अचानक गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश की बौछार उन पर पड़ी। अजय ने उसे अपनी बाहों में कसकर मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। अजय ने आसपास अपनी नजरें घुमाई। कुछ दूर में उसे रुकने के लिए एक शेड दिखाई दिया जो खेतों में काम करने वाले लोग अपने कुछ देर आराम करने के लिए बनाते हैं। वह आरोही की हथेली थामे उस ओर जाने लगा। दोनों हंसते हुए शेड की तरफ दौड़े। शेड के पास आते तक उनकी सांसें दौड़ने की वजह से तेज चलने लगी थी। दोनों ने वहां पहुंचकर लंबी लंबी सांस ली। वे दोनों पूरी तरह भीग गए थे। अजय ने अपने सर को जोर से हिलाया जिससे उसके बालों से पानी छिटककर आरोही के चेहरे पर पड़ी। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी हथेली अपने चेहरे पर उल्टा रख लिया। अजय ने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें रुक सी गई थी। उसके कपड़े पानी की वजह से उसके शरीर से पूरी तरह चिपक गए थे। वह धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। आरोही उसकी नज़रों में कुछ अलग जज्बात देख पा रही थी। वह अपनी जगह पर खड़ी उसकी नज़रों में देख रही थी। अजय उसके पास आ उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींचा। उसकी नज़र आरोही की आंखों से होते हुए उसके कांपते होठों पर रुकी। अजय उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। आरोही की प्यास भी इस मौसम ने बढ़ा दी थी और वह भी उसके करीब के लिए मचल उठी। उसने अपने हाथ बढ़ाकर एक हाथ से उसके कॉलर को पकड़ दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अजय की गर्म सांसें उसे खुद पर महसूस हो रही थी। अजय ने एक नज़र उसके पूरे चेहरे को देखा और उससे कुछ कदम पीछे हो गया। उसे पीछे जाता महसूस कर आरोही की आंखें खुल गईं और वह अपनी गहरी नज़रों से उसे देखने लगी। ए जान, आज तुम्हें टूटकर प्यार करने का दिल कर रहा है। क्या मैं आवारा आशिकों की तरह आज अपनी हदों को भूल जाऊं? जितनी नशीली तुम्हारी आंखें हैं, उस नशे को पीकर बेतासा तुम पर छा जाऊं? आज तुम्हारे इस भीगे बदन को देखकर बेसब्र हो रहा हूँ। क्या कुछ देर के लिए अपना सब्र छोड़ दूं? तुम्हें छूने को मचल रहा हूँ। क्या मेरी उंगलियों की हरकतों को माफ करोगी? मेरे होंठ तुम्हारे बदन को चूमना चाहते हैं। क्या मेरी इस खता को नज़रअंदाज करोगी? अजय अपने घुटनों पर उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में देख रहा था। आरोही की नसीली आंखें उसे ही देख रही थी। उसने अपने कंधे पर लगे अपने दुपट्टे को अपने हाथ बढ़ाकर अपने सीने से हटा नीचे गिरा दिया और उसके करीब आ उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भींचे उसका सर अपनी तरफ उठा उसके गर्म लबों को अपने नरम लबों के आगोश में लेकर उसे पैसनेट होकर चूमने लगी। आरोही के लब उसके होठों को छोड़ उसके सीने को चूमने लगे। वहीं अजय ने सर ऊपर कर आंखें बंद की और आंसू की एक लहर उसके कानों तक बह गई। आरोही के चलते लब अजय को बेचैन कर गए थे और उसके होंठ भी उसके कंधे पर सरकने लगे। अजय के हाथ जैसे ही आरोही के सूट के पीछे की जेब को खोलने के लिए बढ़े, उसने खुद को रोक कसकर अपनी आंखें बंद कर दी और आरोही को अपने सीने से लगा उस पर अपनी बाजुएं कस दी। आरोही उसे रुका देख उसके चेहरे को देखने लगी। लाख आवारगी छा जाए मुझ में, आपकी आबरू से बढ़कर मेरी दीवानगी नहीं। मैं तो बंद कमरे में भी आपको बेलिबास न देख फिर यहाँ तो परिंदों की नज़र आप पर है। अजय ने वहां पड़े दुपट्टे को उसके सर से ढक उसे उड़ाया और उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया। आरोही की आंखें भर गईं। ए जान, कल घर पर हमारे कमरे में तैयार रहना। बेहिसाब इश्क बरसाना है आप पर। अजय उसकी हथेली पकड़ उस सेट से बाहर निकलते हुए बोला। बाहर बारिश कुछ कम हो गई थी। आरोही की नज़रें उसी पर जमी थी। अजय को खुद पर आरोही की नज़र महसूस हुई तो उसने उसकी तरफ देखा जो उसे ही गहरी नजरों से देख रही थी और एक पल के लिए भी पलकें नहीं झपकी। नाराज हैं आप? अजय ने उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा।
आरोही ने नामे अपना सिर हिलाया। फिर क्या हुआ? आज आपने पहली बार मुझे तुम कहकर पुकारा। अपने दिल की कुछ दबी ख्वाहिशें मुझे बताई। थैंक यू। वो ख्वाहिश नहीं थी, बस इस मौसम और आपके साथ ने दिल में कुछ नए अरमान जगा दिए। अजय जी, आरोही चलते हुए कुछ रुककर बोली। हाँ। अजय उसके चेहरे को देखने लगा। कहाँ से लाते हैं आप इतना सब्र? अभी कोई और होता तो। आपका सम्मान मेरा मान है आरोही, और आपके जिस्म को देखने की इजाज़त तो अब तक मैंने खुद को भी नहीं दिया। आवारा, दीवाना, पागल, बेसब्र, आशिक जरूर बनूंगा, पर हमेशा अपने दायरे में। बेहद तो होना है, पर उसके लिए भी एक हद होगी। बेतासा इश्क तो मुझे आपसे तब भी था जब आप मेरी नहीं थी, और अब जो है वो बेपनाह है। आरोही उसकी बातों में डूब गई थी। वह अजय के बेशुमार प्यार की गहराई उसकी बातों में महसूस कर रही थी। मेरे होठों की हंसी हो तुम, मेरे चेहरे की चमक हो तुम, मेरा अभिमान, मेरे मांग का सिंदूर हो तुम। रास्ते पर चल रहे सभी अपनी मंजिल की तलाश में है। मेरी ख्वाहिश है ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि मेरे हम सफ़र हो तुम। अजय जिसके कदम घर के अंदर जाने के लिए उठे थे, आरोही की यह बात सुन वह उसके चेहरे को देखने लगा। आरोही मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। इतनी बारिश हो रही है बाहर, थोड़ा सा कहीं रुक जाते। इस तरह भीगते हुए क्यों आए? दादाजी दोनों को टॉवल देते हुए बोली। अम्मा, बहुत देर हो गई थी। बीबी भी आप लोगों को परेशान करने लग जाती, इसलिए हम लोग चले आए। जाओ, जाकर जल्दी से कपड़े बदल आओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। तब तक मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। जी अम्मा। तो जीजा जी रसमलाई चख लिया? ईसु धीरे से अजय के कान में बोली। तुझे क्या लगता है? आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ईसु अजय को देख गाते हुए एक आंख दबा दी। वैसे तू कहे तो तुझे भी टेस्ट कराऊं? जीजू, अच्छा सुनो ना, सिर्फ रसमलाई चखी या कुछ और? ईसु अपनी भौहें उचकाकर अपनी आंखें छोटी कर अजय को देखी। हाँ हुआ ना, तू कहे तो तुझे डेमो दिखाऊं? क्या बाहर? छी, किसी ने देखा नहीं। अच्छा, तुझे कमरे में अकेले में डेमो दिखाऊंगा। अजय शरारत से आई बिंग कर बोला। जीजू, यीशु उसके गले दबाने का नाटक करते हुए बोली। जीजू, सीरियसली एक बात कहूँ? हाँ। थैंक यू। अजय उसके चेहरे को देखने लगा। मेरी दी को शुरू से कोई खुशी नहीं मिली। कल से, जब से उन्हें देखा है, उनके होठों से मुस्कान एक पल को नहीं गई है। उनकी जिंदगी में आने के लिए, उन्हें इतना प्यार देने के लिए मैं जितना कहूँगी उतना कम है। पर दिल से थैंक यू। शुरू से उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज़ किया है। पहले हमारी ज़रूरतों के लिए, अपनी ज़रूरतों को, कपड़ों में, खाने में, यहाँ तक कि बिस्तर पर सोने के लिए भी। घर की परिस्थिति शुरू से ही अच्छी नहीं थी, पर दी के रहते हमें कभी महसूस नहीं हुआ। माँ से ज़्यादा हमने दी को कंप्रोमाइज़ करते हुए देखा है। पढ़ाई में हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी दी, पर हर साल हमारे बचे हुए कापियों के ही पन्ने से वह पूरा साल निकाल देती। लोग कहते हैं कि छोटी बहनों को बड़ी बहनों के कपड़े मिलते हैं, पर हमारे घर में हमेशा ही उल्टा होता। हमेशा तनु और मेरे लिए नए कपड़े आते, और दी हमारे छोटे कपड़ों को जोड़ तोड़कर अपने लायक बना लेती। जिस दिन खाना कम होता, उसी दिन उनका पेट दर्द देता। मेरी दी ने बहुत तकलीफ सही है जीजू, पहले इस घर में, फिर उस घर में। अम्मा बाबू जी को लगा कि पैसे वालों के घर जाएगी तो सुख से रहेगी, पर यहाँ से बदतर स्थिति वहाँ हो गई थी उनकी। जब शादी के 3 महीने बाद पहली बार यहाँ हम सबसे मिलने आई, उस वक्त उन्हें देखकर हमारी रूह कांप गई थी। पूरा शरीर नीले निशान से भरा हुआ था। ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मुंह से भले ही उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया था, पर शरीर के जख्म सारी कहानी कह गए थे। अखिल तो उन्हें एक रात के लिए उस दिन यहाँ छोड़कर चले गए, पर पूरी रात हमने दी के दर्द को देखा था। पूरे शरीर में जख्मों की वजह से वह एक पल के लिए भी आंख बंद नहीं कर पाती थी, और जब यहाँ उनकी ये हालत देखी थी तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ क्या हालत होती होगी। पर चाह कर भी अम्मा बाबूजी उन्हें अपने पास नहीं रख सकते थे, क्योंकि दी के पीछे हम 3 बहनों का भी भविष्य था। गांव में जिस घर की बेटी अपने ससुराल से वापस आ जाती है, उस घर से फिर कभी दूसरी बेटियों की डोली नहीं उठती। अम्मा बाबूजी ने उन्हें अपना दिल कड़ा कर वापस भेज दिया, पर मैंने देखा था
उस दिन अम्मा बाबूजी उनके जाने के बाद कितना रोए थे। उसके बाद हमने दी को सीधा मेरी और तनु की शादी में 6 साल बाद देखा, एकदम खामोश। हमारी शादी में सिर्फ एक दिन के लिए आई थी और पूरे समय अखिल के साथ थी। अखिल ने भी एक सेकंड के लिए दी का साथ नहीं छोड़ा, जबकि पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि उनके जीवन में कोई और औरत है। जिंदा लाश बन चुकी थी दी, जिसे ना कोई दर्द हो रहा था, ना किसी बात से कोई फर्क पड़ रहा था। अखिल की मौत पर भी वह नहीं रोई। शायद उस दिन वह दिल से खुश थी, क्योंकि अखिल के साथ ऐसा रिश्ता था जो ना चाहते हुए भी उन्हें निभाना पड़ रहा था। वह इंसान भले ही बाहर किसी और से संबंध बना ले, पर आधी रात को आकर पत्नी को मारने से बाज नहीं आता था। और सिर्फ पत्नी ही नहीं, उस छोटी बच्ची को भी। एक बार तो नशे में उन्होंने दोनों को इतना मारा था कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। यह सुनकर अजय की आंखें बड़ी हो गईं और माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। आरोही ने उस रात अपना दर्द तो बताया था, पर ऐसा बहुत कुछ था जो सच में अजय बिल्कुल नहीं जानता था। हॉस्पिटल में वे दोनों अपनी सांसें बचाने के लिए लड़ रही थी। पर कहते हैं ना, दुनिया में कहीं तो कोई होता है जो हमारे लिए दुआ मांगता है। न जाने वह किसकी दुआ थी जो भगवान ने सुन ली और दोनों को खतरे से बाहर कर दिया। जिस दिन आपने दी से शादी की, उसके कुछ दिनों बाद ही अखिल के पापा यहाँ बहुत तमाशा करके गए। पर यह जानकर अम्मा बाबूजी बहुत खुश हुए कि कम से कम दी उस नर्क से आज़ाद हो गई थी। भले ही हम आपको नहीं जानते थे, पर कहीं ना कहीं अम्मा बाबूजी के मन में एक संतुष्टि थी कि अगर किसी ने विधवा होते हुए भी दी का हाथ थामा है, मतलब वो एक अच्छा इंसान होगा। थैंक यू जीजू, मेरी दी के लाइफ में आने के लिए, उन्हें इतना प्यार देने के लिए। ईसु की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे तुम तो रोने लगी। आरोही तो कहती है तुम सबसे स्ट्रांग हो, पर तुम तो रो रही हो। अजय उसकी बगल से गले लगाते हुए बोला। ईसु अजय के सीने से लग सुबकने लगी। वैसे एक बात पूछूं? अजय ने उसे रोते देखकर कहा। हाँ, यह रसमलाई वाली बात तुम्हें कैसे पता चली? अजय उसे हंसाने के लिए मस्ती करते हुए पूछा। क्या आप ही दोनों बस लव बर्ड हो, हम कुछ नहीं? ईसु बताई तो अजय अपना मुंह खोलकर उसे देखने लगा। कल मैं भी छत पर आ रही थी रजत के साथ, पर वहां तो पहले ही आप लोग थे। फिर फिर क्या, हमें हमारी रसमलाई सीढ़ियों पर बैठकर ही टेस्ट करनी पड़ी। आपकी तरह छत पर घने बादल के नीचे रसमलाई टेस्ट करने थोड़ी ना मिलता है। यीशु जानबूझकर घने बादल को लंबा खींचकर बोली। मतलब तू देखी? अजय आंखें बड़ी कर उसे देखा। घने बादल में कुछ दिखता कहाँ है? यीशु हंसते हुए वहां से भागी। फिर क्या किया इसने? आरोही अपने सूखे कपड़े रखने कमरे में आई और उसे इस तरह भागता देख अजय से पूछी। कितनी बदमाश है ये। वो शुरू से ऐसे ही है, मस्तीखोर, पर आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, आरोही दरवाजे की तरफ देख बोली, जिधर यीशु भागी थी। अजय ने आरोही के पास आ उसे सीने से लगा उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। आरोही उसे इस तरह सीने से लगाने की वजह तो समझ नहीं पाई, पर इतना समझ गई थी कि वह किसी बात से बेचैन हो गया है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।